हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स क्या है वो बताया था हमने। डिटर्मिनेंट्स क्या देते हैं, एग्जैक्टली मैट्रिसेस जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, देते हैं। अब हमारे पास है आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। हमने एक ऑर्डर 3 वाली स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं। ये हमने या डिटर्मिनेंट ही पकड़ लेते हैं, हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे। ये आ गया हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लीजिए, हमने एक डिटर्मिनेंट पकड़ ली ऑर्डर 3 की। अब हमारा काम क्या है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिफाइन करना। अगर मैं माइनर्स की बात करूंगी तो माइनर्स के लिए सिंबल हमारे पास m होता है। तो माइनर हमने निकालना है 1 का, इसका। तो M11 जो होगा वो इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़कर जो हमारी डिटर्मिनेंट बचेगी वो होगी, और विदाउट साइन। इसमें साइन मैटर नहीं करता है। तो हमने केवल इनको पकड़ लिया। ये आया A22, A23, A32, A33। आई बात समझ में। इसी तरीके से M12 की बात करेंगे तो M12 की बात कर रही हूं मैं, तो इस वाली और इस वाली लाइन को छोड़कर हमारे पास जो बचा डिटर्मिनेंट है A21, A23, A31, A33। ये हमारा M12 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं M13 की बात करूंगी तो M13 क्या होता होगा, A21, A22, A31, A32। ठीक हो गया। ऐसे ही हम M21 की बात करेंगे तो इसको हमने छोड़ दिया। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बची वो क्या, A12, A13, A32, A33। तो इसी तरीके से हम इसके सारे माइनर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनर्स हमने निकाले, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल डिटर्मिनेंट्स को लेते हैं और इसको सॉल्व करने का वही तरीका, ये माइनस इतना। ठीक है, तो ये हमारे माइनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो कोफैक्टर्स में हमारे पास क्या चीजें भी आ जाती हैं, साइन भी आ जाता है। साइन भी आना मतलब अगर मैं कोफैक्टर ऑफ 1 निकाल रही हूं तो C11 कितना हो जाएगा हमारा, C11 हमारे पास -1 की पावर 1 + 1, वही जो हम पढ़ चुके हैं, 1 + 1। और डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गई A22, A23, A32, A33। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। मैंने कहा माइनर्स में अगर आप बात करते हैं तो उसमें हमें इन सफिक्स से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि अगर मैं कोफैक्टर्स की बात करती हूँ तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, तो आप कहेंगे ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, हम देख चुके हैं। जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, जब हम डिटर्मिनेंट को, ये सब समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से हम सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं इसके। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और इन सब में साइन मैटर करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे मुझे क्या बात समझ में आई, मुझे इससे ही बात समझ में आती है कि अगर मैं डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगी तो इसकी मीनिंग क्या होती है, A11। अगर मैं इस रो के अलोंग खोल रही हूं तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। जो हमारा एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरा क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकलती है। क्या कहा मैंने कहा अगर मैं A11 को उसके करस्पॉन्डिंग, जिस रो की बात कर रही हूँ, जिस रो के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, उस रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट का सम जो होता है वो हमारा क्या देता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। अब इससे रिलेटेड बात हमें अपनी प्रॉपर्टी में समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई क्या, कि वैल्यू, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जिस रो के या जिस कॉलम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉलम के एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि A11 अगर C11 से प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 है तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे रहा है। मतलब ये वाली जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ये हमारी पहली प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी जी हमारी, प्रॉपर्टी टू क्या मतलब, तो इसका मतलब है अगर मैं A11 को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर प्रोडक्ट निकालूंगी तो क्या वो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा? नहीं। क्या होगी उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। मींस A11 हमने लिया और मैं इसके कोफैक्टर्स दे रही हूँ C21 दूसरे रो के, जिस रो के मैंने क्या लिया एलिमेंट्स लिए उसी रो के कोफैक्टर्स भी मुझे चाहिए, तब उनके प्रोडक्ट का सम जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। लेकिन जब मैं इस रो के एलिमेंट्स को उठा रही हूँ और दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ इसका प्रोडक्ट करके ऐड करूंगी तो वो क्या वैल्यू देगा? 0 के इक्वल। तो मतलब A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इनको बता दे रही हूँ। एक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है, जो जिस रो के या जिस कॉलम के एलिमेंट्स के हम बारे में बात कर रहे हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट्स का सम जो होता है वो हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। किसी और रो या और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ हम प्रोडक्ट का सम लेंगे तो वो वैल्यू 0 करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 3 ये क्या कहती है हमारी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, अब हमने अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया ना तो वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर मैं रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दूंगी ना, इंटरचेंज कर दूंगी, तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू रिमेन सेम। जैसे हमने कहा, लिख देते हैं यहां पर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Columns are interchanged. ठीक हो गया? इसका मतलब है मेरी दी हुई जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू A11 A12 A13, ये हमें डिटर्मिनेंट दी हुई थी। अब मैं इसे इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देती हूँ। इंटरचेंज कर देना मतलब हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे क्या लिख दे रही हूँ, एक नया मैंने डिटर्मिनेंट लिया जो क्या हो जा रहा है, A11 A12 A13 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसकी और इसकी वैल्यू जो होगी ना वो सेम होगी। इस वाले डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूंगी और इसके अगर मैं सॉल्व करूंगी इस डिटर्मिनेंट को, तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये कह रहा है, इससे क्या मिला हमें कि डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश के इक्वल होगा, कोई हेरफेर नहीं होगी। इंटरचेंज करने के बाद भी रोज और कॉलम्स को अगर हम आपस में बदल देते हैं तब भी उनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिंपल जो हमारी प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 मैंने जो डिफाइन की है, वो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है हमारी डिटर्मिनेंट्स को लेकर, वो थी। ठीक हो गई? अच्छा, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 अकॉर्डिंग टू हमारा क्या एनसीईआरटी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 कह रहा है, पहले एग्जांपल 6 पकड़ लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या थी, हमने रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया तो उससे हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 कह रहा है
फॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। ठीक हो गया। तो इसका मतलब पहले मुझे ये निकालना होगा, फिर इसके बाद इंटरचेंज करके डेल्टा डैश निकालना पड़ेगा। दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो मैं डेल्टा डैश डिटरमिनेंट को भी डिफाइन कर देती हूँ। वो क्या हो गया, उसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ -3 5 6 0 4 और ये आया 1 5 माइनस 7। ठीक हो गया। अब मैं पहले डेल्टा निकालती हूँ। डेल्टा निकालूंगी तो क्या आएगा, मैं किसके अलोंग खोलूं, इसके अलोंग खोलूं। 604 छोटा दिख रहा है ये, इसमें 1 0 तो दिख रहा है कम से कम, तो हम 604 मतलब सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 6 हमारे पास आया। 6 आते ही हमें पता है कि ये डायगोनल से अलग एलिमेंट है, तो इसका पहला जो कोफिशिएंट होगा नेगेटिव, आगे जो साइन होगा वो नेगेटिव। नेगेटिव होने के बाद हमने इसको और इसको छोड़ दिया, बचा क्या जी हमारा -3 5 5 और -7। हमने इसको लिया है और इसको छोड़ा है ना, -3 5 5 और -7। ठीक हो गया, ये आ गया। अगला देखते हैं 0, डायगोनल का एलिमेंट है तो 0 है कोफिशिएंट, तो सीधे ही 0 दे देगा। फिर जा रहे हैं हम 4 के पास। 4 हमारे पास क्या होगा, डायगोनल से अलग एलिमेंट है, तो फिर से हमारे पास -4। अब इसको छोड़कर, इसको और इसको छोड़कर जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचती है वो ले लेते हैं 2 -3 1 और 5। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसे। -6 ये आएगा हमारे पास 21 -25 -4 और अंदर बैठता है 10 + 3। ठीक हो गया जी। ये आया हमारा -6 इंटू -4 -4 इंटू 13 क्या आ गया जी 24 -52। तो हमें क्या मिलेगा, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 -28। ये तो हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू -28। डेल्टा इज इक्वल्स टू, और इसको सॉल्व कर लिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, इसे इरेज करके डेल्टा डैश भी निकालते हैं। डेल्टा डैश निकालेंगे तो वो क्या होगा, फिर किसके अलोंग खोले, इसी के अलोंग खोले या इसके अलोंग खोले, किसी के भी अलोंग खोलिए आप। हम सेकंड रो के अलोंग खोल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -3। ठीक हो गया। और यहाँ कौन चीज बची, 614 -7। ये हमने डिटरमिनेंट उठा ली, बीच वाला एलिमेंट 0 उसको छोड़ दिया। फिर -5 और हमारे पास क्या चीज बचेगा, 2 6 5 और 4 वाला डिटरमिनेंट। अब आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या चीज आती है, 3 -42 -4 -5 8 -30। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -46 -5 इंटू -22। ठीक हो गया। यह आया जी हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 3 6 18 8 1 3 4 12 13 -138। और यहाँ से क्या मिलेगा, +5 2 10 0 1 5 2 10 11। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फिर से क्या आता है, -28। और डेल्टा डैश भी हमारा क्या आ गया जी, -28। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश हो गया। किस केस में, अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। ठीक हो गया। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अगली है प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। क्या कह रहा है, इफ एनी 2 rows, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी कहती है, इफ एनी 2 rows और 2 columns, ठीक हो गया, 2 columns of determinant are interchanged then sign of determinant changes।
change, then sign of determinant changes। ठीक है, मतलब क्या हुआ जी, अगर मैं किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज करती हूँ, आपस में बदल देती हूँ ना उनको, या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ, तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसके साइन में मैं प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। तो हमारे पास अगर डेल्टा है, क्या दिया हुआ, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। अगर मैं इसकी रोज को आपस में बदलना चाह रही हूँ ना, इन दो रोज को, जैसे हमने वहां एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, हम R1 R2 को इंटरचेंज करते थे, साइन मैटर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब डिटर्मिनेंट्स का केस होगा तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A21। सपोज मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, R1 R2 लिख दिया हमने, A21 A22 A23 A11 A12 A13 और A31 A32 A33। मतलब वैल्यूज में जो आ जाएगा माइनस का अंतर आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा साइन में। तो इसी तरीके से इसका भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। इंटरचेंज का साइन आपको पता है कि अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रही हूँ तो उसके बीच में इस तरीके का साइन लगता है, या C1 C2 को करूंगी तो C1 इंटरचेंज C2। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ। क्वेश्चन दे रहा है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। ठीक हो गया। जब ये पुरानी वाली हमारी जो पिछले बार हमने जो डिटर्मिनेंट पकड़ी थी वही डिटर्मिनेंट है ये। इस डिटर्मिनेंट को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा डेल्टा कितना आया था, -28 के इक्वल आया था। अब मैं इसे इंटरचेंज कर देती हूँ इसको इससे। ठीक है, तो मैं R1 इंटरचेंज R2, आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, R1 R3 को, R2 R3 को, C1 C2 को, C1 C3 को, C2 C3 को, किसी को भी इंटरचेंज करेंगे तो आपके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करने पर मेरी नई जो डेल्टा बनी वो क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ 2 6 0 4 2 -3 5 और 1 5 -7। ठीक हो गया, ये बनी ना। अब मैं इसे इसको छोड़ देते हैं, इंटरचेंज कर दिया हमने आपस में। अब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश बता देंगे। ठीक है, तो हम डेल्टा डैश निकालते हैं। अब डेल्टा डैश निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। हाँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, इसी के अलोंग खोल देते हैं। इसको खोलेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि डायगोनल का है। आगे हमारे पास बैठेगा -3 5 5 और -7। अगला एलिमेंट 0, फिर इसके बाद ये 4 ही फिर पॉजिटिव का आ गया 4 2 -3 1 5 2 -3 1 और 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 21 - 25 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है जी, इसको सॉल्व किया तो क्या आया हमारा 6 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 13 कितना आ गया, -24 प्लस 52 और ये आ जाएगा हमारा +28। देखिए पहले बार में हमारा आंसर जो आया था -28 आ रहा था, अब के आंसर क्या आया 28। तो डेल्टा और डेल्टा डैश में कैसा रिलेशन हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डैश के। जब दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो उन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज में ऑपोजिट हो जाता है साइन। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। ठीक है, यहां से बता देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जी हमारी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, एक ही जैसी होंगी, आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
इज 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, मतलब क्या है जी इसका, अगर मैं डेल्टा इज इक्वल्स टू बात कर रही हूँ, मेरे पास दी हुई है A11, A12, A13। ठीक है, दो रोज आइडेंटिकल है तो इसी के नीचे ये लिख देती हूँ A11, A12, A13 और यहाँ पर लिख लेते हैं A31, A32, A33। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। इसका हमें पता है कि ये दो रोज आपको क्या दिख रही हैं, आइडेंटिकल दिख रही हैं। तो अगर मैं डेल्टा निकालूं और आपस में R1 और R2 को इंटरचेंज कर देती हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, तो इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो चेंज हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगली वाली जो आएगी वो माइनस ऑफ डेल्टा के हो जाएगा, मींस डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 के, दैट इज 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 के आ जाएगा। इसका मतलब है दिया हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी हमने क्या करना है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3, 2, 3, 2, 2, 3 और 3, 2, 3। ठीक हो गया। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। अब आपको दिख रहा है इसमें रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, जो 3, 2, 3 ये है वही 3, 2, 3 ये भी है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करती हूँ, मेरा देखती हूँ आंसर क्या आता है। अब इसमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे खोल सकते हैं। तो मैं पहली रो के अलोंग खोलती हूँ, तो 3 और अंदर हमारे पास बैठेगा 2, 3, 2, 3। ठीक है, अगला हमारे पास एलिमेंट -2 हो जाएगा और इनको हमने छोड़ दिया, ये आया 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3 और लास्ट हमारे पास है 3 + 3। अब तो डिटर्मिनेंट खोलनी आपको आई जा रही होगी, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2। लो जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3, 6 - 6 -2, 6 - 9 + 3, 4 - 6। लो जी, इसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा बन गया 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 - 9 -3, -3 × -2 ये आ गया हमारे 6 के इक्वल। और यहाँ से 4 - 6 हमारे पास -2 और ये -6 और इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0। जब किन्हीं कोई दो रोज या दो कॉलम्स हमारी आइडेंटिकल होती हैं किसी डिटर्मिनेंट की, तो हम उसे देखते ही लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी 3। और प्रॉपर्टी 3 अब एग्जाम में प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 क्या है हमें नहीं पता, हाँ एग्जामिनर को नहीं पता होता है, तो हम वहाँ प्रॉपर्टी 3 को डिफाइन कर देंगे क्या कि किसी डिटर्मिनेंट की अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल होती हैं या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होती है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लिखेंगे आप वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से कल 3 और प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।